हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे, जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखो, इस चैप्टर में बेसिकली हम जो मेजर लैंडफॉर्म्स है, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इनके बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे। ओके। अगर मैं अपनी अर्थ में जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी बात करूँ, तो अपनी अर्थ पे टोटल इन्फाइनाइट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स हैं, मतलब अनंत प्रकार के स्थल रूप है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बने कैसे, ये जो इतने लैंडफॉर्म्स है, इन्फाइनाइट लैंडफॉर्म्स है, ये बने कैसे। देखो, ये टू प्रोसेस से बने, दो प्रकार के प्रोसेस से बने। कौन कौन से? एक तो इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनल प्रोसेस की इंटरनल प्रोसेस क्या है। इंटरनल प्रोसेस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो अर्थक्वेक और वोल्केनो। अब क्वेश्चन ये आता है कि अर्थक्वेक और वोल्केनो कैसे आते हैं। तो देखो, इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसको समझना होगा। अगर मैं अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो अपनी अर्थ अंदर से इस तरह से दिखाई देती है। देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इसको। देखो, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी चैप्टर नंबर 5 में, लेकिन वहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। देखो, वो क्या करी, जो अर्थ को 3 लेयर्स में डिवाइड करा गया है, जो अपर लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जबकि मैंने चैप्टर नंबर 5 में क्या बोल दिया था, इसको लिथोस्फेयर बोल दिया था, जबकि लिथोस्फेयर नहीं है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। देखो, फिर जो बीच वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल, और जो लास्ट वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं कोर। देखो, कोर को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करा गया, इनर कोर और आउटर कोर। जो इनर कोर है वो तो सॉलिड पार्ट है, लेकिन जो आउटर कोर है वो लिक्विड पार्ट है। इसमें मैग्मा भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है इस पूरे के अंदर। सिमिलरली जो मेंटल है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। क्या क्या? एक तो इनर और एक आउटर मेंटल। जो इनर मेंटल है, ये वाला पोर्शन, ये वाला सॉलिड पोर्शन है, ये वाला क्या है, सॉलिड है। और जो आउटर मेंटल है उसकी 3 लेयर है। देखो, ये वाली 3 लेयर में है, ये वाला, ये 3 लेयर्स में है। देखो, ये जो नीचे वाली सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो क्या, सॉलिड पार्ट है। ओके। और ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ये भी क्या, सॉलिड पार्ट है। लेकिन जो एस्टोनोस्फेयर है ये क्या, लिक्विड है। यहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है। ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो एस्टोनोस्फेयर है इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के जो रॉक्स हैं वो पिघल जाते हैं और वो मैग्मा बन जाती हैं यहाँ पे। तो ये लिक्विड है। ओके। अब देखते हैं जो फर्स्ट वाला आता है क्रस्ट। तो क्रस्ट कौन सा है? ये जो बचा जो अपर पोर्शन है, कौन कौन सा? एक तो कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट और एक ओशियनिक की जो ज़मीन है वो वाला हिस्सा, ये क्या होता है, ये क्रस्ट होती है। देखो, अगर अब देखते हैं लिथोस्फेयर को। देखो, लिथोस्फेयर क्या क्या है। देखो, लिथोस्फेयर में देखो क्रस्ट तो आएगी अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट आ गई। इसके साथ साथ में जो आउटर मेंटल का जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो सॉलिड पार्ट है, वो भी क्या आता है, किस में आता है, लिथोस्फेयर में आता है। ओके। तो ये चीज़ होगी लिथोस्फेयर के बारे में। अब हम देखते हैं कि वो जो अर्थक्वेक आते हैं वो किस तरह से आते हैं, क्यों आते हैं। देखो, जो लिथोस्फेयर है वो दिखने में तो कैसा दिख रहा है हमको, ये जो लिथोस्फेयर है ये वाला पार्ट, ये एक दिखने में तो यूनिफॉर्म दिख रहा है, मतलब एक सिंगल लेयर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में एक सिंगल लेयर नहीं है, ये बहुत सारी लेयर्स में डिवाइडेड है। और इन लेयर्स को क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। ओके। तो टोटल अपने अर्थ पे कितने प्लेट हैं? देखो, अगर मैं वैसे बात करूँ तो टोटल मेजर प्लेट्स की बात करूँ तो मेजर टोटल प्लेट्स कितनी है, 7 मेजर प्लेट्स हैं। और माइनर प्लेट्स कितनी है? माइनर प्लेट्स बहुत सारी हैं। तो देखो, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखो, मेजर प्लेट्स कितनी होगी, 7 मेजर प्लेट्स होगी। कौन कौन सी? पैसिफिक प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई, और इसके साथ साथ में अंटार्कटिकन प्लेट हो गई। तो ये टोटल 7 मेजर प्लेट्स आ गई। अब देखो, माइनर प्लेट्स में कौन कौन सी आ गई। देखो, अरेबियन प्लेट आ गई, इंडियन प्लेट आ गई, फिलिपाइन सी प्लेट आ गई, इसके अलावा कैरेबियन प्लेट आ गई, कोकोस प्लेट आ गई, जोन डे फूका प्लेट आ गई। तो ये सारी क्या आ गई, माइनर प्लेट्स आ गई। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, इनको नाम को याद रखना है। अब देखो, ये प्लेट्स में होता क्या है। देखो, ये प्लेट क्या करती हैं, प्लेट फ्लोट करती हैं, मतलब मूव करती है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ये क्या, लिक्विड पार्ट है। ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये लिक्विड पार्ट है, इसके ऊपर ये प्लेट्स क्या मूव करती हैं। अब देखो, ये प्लेट जब मूव करेंगी तो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, मतलब इनके बीच में टक्कर होगी। अब इंटरेक्शन होगा तो उससे क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा या वॉल्केनोज बाहर निकलेंगे। तो ये रीज़न है किसके, अर्थक्वेक के या फिर वॉल्केनोज के। क्या कि जो अंदर, जो अपनी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन जब होता है तो अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनो आती है। अब देखो, ये इंटरेक्शन है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? 3 प्रकार से ये इंटरेक्शन होते हैं। देखो, पहला है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी प्लेट सीमा। दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको अभिसारी प्लेट सीमा बोलते हैं। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसको प्लेट सीमा को बदलना बोलते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिसलने को बोलते हैं। तो ये 3 तरह से इंटरेक्शन होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की।
देखो इसमें होता क्या है, इसमें दो प्लेट्स हैं, ये वाली दो प्लेट्स हैं, और डाइवर्जन से सीधा पता चल रहा है कि वो डाइवर्ट हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इससे क्या होता है कि जो प्लेट है एक दूसरे से दूर जाती हैं, और नीचे मैंने जैसे बताया कि एस्थोनोस्फेयर के ऊपर मूव करती है। तो एस्थोनोस्फेयर क्या लिक्विड है। अब देखो होता क्या है कि जब ये दूर जाती हैं तो यहाँ से क्या एस्थोनोस्फेयर से प्रेशर रिलीज होता है और ये मैग्मा बाहर निकलता है, और ये मैग्मा बाहर निकलता है तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा यहाँ पे आके जमा हो जाता है, और एक जो लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। देखो किस तरह होता है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ इस वीडियो में। देखो ये दो प्लेट है, ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, और अंदर से जो मैग्मा है वो बाहर निकल रहा है। प्लेट दूर जाने से यहाँ पे इनको प्रेशर रिलीज हो रहा है और एक क्रैक मिल रहा है, उस क्रैक से क्या हो रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है। तो देखो इस तरह से क्या लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, किसमें, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। अब हम देखेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने वो बताया, जैसे उसमें बताया मैंने कि जो प्लेट से दूर जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेट्स है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब इस तरफ आ रही है दोनों। इस तरफ आने से क्या होता है कि ये जो अर्थ है वो क्या होती है, फोल्ड होती है। फोल्ड होती है तो यहाँ पे जमा हो जाती है, जो यहाँ पे जो अगर टकराएंगी तो मलबा इकट्ठा होगा, तो उससे मलबा इकट्ठे होने से क्या होगा कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। अगर जैसे मतलब कि अगर इधर से टकरा रही है तो ये जो यहाँ के जो चीज़ें हैं एक दूसरे टकराएंगी, तो यहाँ पे क्या मलबा इकट्ठा होगा, उससे क्या होगा, माउंटेन्स का क्रिएशन होगा। देखो किस तरह से, अब देखो ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से पास में आएंगी, तो इस तरह से ये माउंटेन्स बनेंगे, और ये माउंटेन्स कौन से होंगे, फोल्ड माउंटेन बनेंगे, जिसका आगे आगे बताऊंगा मैं कि किस तरह से होता है। तो ये फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे कैसे, इनके इंटरेक्शन की वजह से। ओके, तो ये हो गया कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। थर्ड आता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। अब देखो इसमें इसमें ये क्या होता है, इसमें ये एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, मतलब स्लाइड करते हैं। ये इधर जा रहा है या फिर ये इधर जा रहा है, ओके, स्लाइड कर रहे हैं, और स्लाइड करने से एक दूसरे से यहाँ पे एक फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक आने का ये भी एक रीजन है जब प्लेट स्लाइड करती है। देखो किस तरह से, देखो ये एक दूसरे से के ऊपर स्लाइड कर रही है, और स्लाइड करने से क्या होगा, और ये दूसरा पोर्शन है जिसमें वो एक तरफ जा रही है दोनों। तो इससे होता क्या है कि जो फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन होने की वजह से अर्थक्वेक आएगा। तो ये सारी चीज़ें होगी कि अर्थ की जो अपनी इंट्रैक्शन होती है अंदर प्लेट्स का, वो किस तरह से होता है। अब देखेंगे हम एक्सटर्नल प्रोसेस। देखो इंटरनल प्रोसेस में मैंने इतनी सारी चीज़ें इतनी डिटेल में इसलिए बताई क्योंकि हमें एक्चुअल में आइडिया होना चाहिए कि हमारे अर्थ पे जो लैंड का फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है। ये सारी चीज़ें बुक में नहीं थी, लेकिन ये एसएससी में इन सब चीज़ों से एग्जाम भी आ चुके हैं, और इनको समझाना भी था, तो इस वजह से मैंने उनको वहाँ पे ऐड किया। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। देखो एक्सटर्नल प्रोसेस में जो लैंड का फॉर्मेशन होता है वो टू टाइप से होता है, एक तो इरोशन से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कटाव, और दूसरा होता है डिपोजिशन, जिसको बोलते हैं जमाव। ओके, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये अपनी रिवर है, ओके, और यहाँ से माउंटेन से निकल रही है, तो जहाँ मतलब कि शुरू में क्या होती है, इसकी स्पीड तेज़ होती है, यहाँ से ये स्पीड तेज़ होती है, और धीरे धीरे जो जो वाटर फ्लो होने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और जहाँ पे ये गिरती है नदी, कि जिस समुद्र या जहाँ पे भी गिरती है वहाँ पे इसकी जो स्पीड है ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास हो जाती है। देखो जहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, वहाँ के जो लैंड है आसपास का जो एरिया, वहाँ से वो सेडिमेंट्स, मतलब जो कंकड़ पत्थर या मिट्टी है, उनको अपने साथ में भा के लेके जाती है। तो जहाँ से वो सेडिमेंट्स उठाती है वहाँ पे क्या हो रहा है, कटाव हो रहा होता है, वहाँ पे क्या होता है, इरोजन। तो वो जो लैंड का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इरोजन। लेकिन जब ये धीरे 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 जब इसकी स्पीड धीरे होने लगती है, तो क्या जो सेडिमेंट्स है वो डिपॉजिट होने लगते हैं आसपास के एरिया में, वो क्या जमा होने लगता है उन सेडिमेंट्स का, जो मिट्टी के कण है का जो, या फिर पत्थर है, उनको जो जमा होने लगता है। इस जमा होने की वजह से यहाँ पे एक लैंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये दो तरीके हैं एक्सटर्नल प्रोसेस से लैंड का फॉर्म होने के। अब देखो यहाँ पे लैंड फॉर्म्स को जो एलिवेशन और स्लोप के बेस पे तीन ग्रुप में डिवाइड करा है। कौन कौन से, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स। अब देखो इनमें सबसे पहले माउंटेन्स को देखते हैं। अगर माउंटेन्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, तो जो अपनी अर्थ सरफेस का नेचुरल एलिवेशन होता है, मतलब जो प्राकृतिक ऊंचाई होती है अपनी अर्थ सरफेस की, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन्स बोलते हैं, या पहाड़ बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ग्लेशियर्स के बारे में कि ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जिनको हिंदी में हिमनद बोलते हैं। देखो कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जहाँ पे जो नदियाँ हैं वो जमी हुई हैं, मतलब बर्फ़ की नदियाँ हैं जो कि परमानेंटली जमी हुई हैं, उनको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। अब देखो इन ग्लेशियर्स से कुछ बहुत सारी नदियाँ हैं जिनके ओरिजिन है, मतलब वहाँ से वो निकलती है। कौन कौन सी, जैसे अपने इंडिया में देखो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
तो ये नदियों के बहुत सारे सोर्स होते हैं, क्या, ग्लेशियर्स। अब देखते हैं रेंज। रेंज क्या होती है? देखो बहुत सारे, जैसे ये माउंटेन हो गया, इसी के पैरेलल में दूसरे माउंटेन हो गए, इसी के पैरेलल में एक माउंटेन और हो गया। तो ये जो पैरेलल में माउंटेन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। देखो इसमें देखो ये एक माउंटेन हो गया और इसके पैरेलल में दूसरा माउंटेन हो गया, तो इनको क्या बोलेंगे? रेंजेस बोलेंगे। अब देखेंगे जो वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे। अपने जो एशिया में कौन सी? हिमालय है, जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी है एल्प्स, किस में आती है? यूरोप में आती है, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। देखो ये सारे नाम याद करने हैं और उनकी जो हाईएस्ट पीक है उनको भी नाम याद रखना है। ओके, फिर आता है एंडीज। ये वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेंज है। अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूँ तो कौन सी है? मिड एटलांटिक रिज है। ओके, तो अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ, अगर महाद्वीप की बात करूँ तो कौन सी है? द एंडीज। ये कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एंकाकागुआ। फिर आती है रॉकी माउंटेन्स। मैंने बताया कि रॉक म्यूजिक कहाँ से आता है? अमेरिका से आता है, तो ये किस में आएगी? नॉर्थ अमेरिका में आएगी और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बर्ट। फिर आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, और इसके हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट कोसियूस्को। ओके, फिर आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की एक माउंटेन रेंज है, कौन सी? ट्रांस अंटार्कटिक। ओके, ये एग्जाम में आता नहीं क्योंकि सेम सा नाम हो गया ट्रांस अंटार्कटिक, सो एग्जाम में कभी आएगा नहीं। फिर आता है एटलस। एटलस किस में है? अफ्रीका, और इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट टूबकल। अगर इसको देखो, इन सब जो रेंजेस हैं इनको मैप में देखते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई? द रॉकीज, ये वाली, ये इसकी लोकेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका में, द एपेलाचियंस, उसकी लोकेशन ये वाली है। अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो एंडीज, जो कि मैंने बताया कि कौन सी है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी कहाँ पर है? ये वाली लोकेशन है। अगर अफ्रीका की बात करें तो देखो एटलस कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसकी लोकेशन इधर है। और अगर देखो एशिया की बात करें तो हिमालयाज रेंज आ गई, और अगर यूरोप की बात करें तो क्या आ गई? द एल्प्स आ गई इस जगह। देखो एक और माउंटेन रेंज है द यूराल। देखो यूराल माउंटेन रेंज क्या करती है? यूरोप को एशिया से अलग करती है और उनके बीच में बाउंड्री बनाती है, यूराल माउंटेन रेंज। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस आ गए अपने वर्ल्ड के। अब हम देखेंगे माउंटेन्स के टाइप, कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं? 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं। कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे फोल्ड माउंटेन्स की, जिनको हिंदी में बोलते हैं वलित पर्वत। देखो वीडियो में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे की ओर कन्वर्ज होती है, एक दूसरे की तरफ आती है, तो यहाँ पे आके पास में आके फोल्ड होने लगती हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे ये फोल्ड होने लग रही है, तो फोल्ड होने से क्या होता है? माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो हिमालय माउंटेन है और जो एल्प्स माउंटेन है, ये कहाँ पर है? ये है यूरोप में। तो ये कौन सा? इन दोनों को क्या बोलते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। इनको यंग क्यों बोला गया? क्योंकि इनकी एज है ज़्यादा नहीं है, कितनी है? 40 to 50 मिलियन ईयर एगो ही इनका फॉर्मेशन हुआ है। और कौन से एग्जाम्पल्स है? अरावली रेंज हो गई, ये कहाँ पर है? राजस्थान में पाई जाती है मेनली, और इसको क्या बोलते हैं? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी, ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट जो माउंटेन रेंज है उनमें से एक है ये। और इसके और एग्जाम्पल कौन से हो गए? जो नॉर्थ अमेरिका में द एपेलाचियंस, और कौन से हो गए? यूराल माउंटेन रेंज। इनकी जो लोकेशन है मैंने सबकी ऑलरेडी बता दी है। देखो ये जो एपेलाचियंस है उसकी जो लोकेशन यहाँ पर है। ओके, अब हम देखेंगे ब्लॉक माउंटेन्स को। देखो इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ये एक लैंड फॉर्म है, और देखो इधर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से अगर इस पे फोर्स लगता है तो यहाँ पे बीच में कहीं पे क्रैक्स डेवलप होंगे। अगर देखो क्रैक्स डेवलप हुए तो ये वाला हिस्सा, देखो ये इधर, ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? नीचे की ओर धंसेगा। तो देखो नीचे की ओर जाएगा तो ये वाले हिस्से ऑलरेडी जो सेम पोजीशन पे है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करेंगे तो ये इनकी हाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी, तो ये एक माउंटेन्स के रूप में दिखेंगे। और क्योंकि ये वाला हिस्सा नीचे हो गया तो ये वाले हिस्से क्या हो जाएंगे? ऊपर हो जाएंगे। तो ये वाला हिस्सा क्या? माउंटेन्स की जैसे हो जाएंगे। तो देखो जो हिस्सा नीचे की ओर जाता है वो क्या होता है? ग्रैबन होता है, और जो हिस्सा ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं? हॉर्स बोलते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ब्लॉक माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अगर इसके एग्जांपल्स देखूं मैं तो कौन कौन से हैं? द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये किसका एग्जांपल है? ग्रैबन का एग्जांपल है। अगर राइन वैली की बात करूं जो जर्मनी में है, वो किसका एग्जांपल है? ग्रैबन का एग्जांपल है। अगर वॉसगेस की बात करूं तो वो किसका एग्जांपल है? होस्ट का एग्जांपल है, जो कि कहाँ पे? फ्रांस में है। अगर इंडिया में ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स देखें तो कौन से हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ होंगी, विंध्याचल की पहाड़ियाँ होंगी, वो किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन्स के। ओके, अब हम देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन्स। जो ज्वालामुखी से निकलते हैं पर्वत, उनको बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स।
ये देखो इसकी मीनिंग से ही दिख रहा है कि देखो जब मैग्मा इधर से निकलता है, जब मैग्मा अंदर से निकल रहा है तो यहाँ पे जो मैग्मा जमा हो जाता है, जब ये ठंडा होता है तो इस तरह से माउंटेन्स की शेप ले लेता है ये। तो इनको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हो गए कौन कौन से, एक तो माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है, माउंट फुजियामा ये जापान में, ये बड़ा फेमस है, एक है माउंट एटना। और अगर इंडिया की बात करें तो बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, जो कहाँ पर है, अंडमान में पाया जाता है। ओके, तो ये हो गए जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में। अब हम देखेंगे प्लेट्यूज के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पठार। ये क्या होते हैं, ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती हैं, ऊंची समतल भूमि होती हैं। कैसे, देखो एक अगर नॉर्मल अपनी जो लैंड का जो लेवल होता है ये नॉर्मल लेवल है, लेकिन ये इससे थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं और ये भी फ्लैट होते हैं प्लेन्स की तरह। देखो इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ। देखो ये प्लेन्स हो गए, प्लेन्स का मतलब क्या हो गया कि जिनका जो नॉर्मल लेवल पे होते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं। और प्लेट्यू क्या होते हैं, प्लेट्यू की जो हाइट है वो नॉर्मल प्लेन से ज़्यादा होती है और वो भी एक फ्लैट होती है, बिल्कुल समतल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्लेट्यू, मतलब पठार बोलते हैं। देखो इस तरह से ये एक नॉर्मल लेवल हो गया अपनी अपनी जो लैंड का, और ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा होता है जिनको बोलते हैं पठार। अगर इंडिया की बात करूँ तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, कौन कौन से, एक तो डेक्कन प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। देखो इनकी लोकेशन दिखाता हूँ मैं मैप में। देखो ये तो जो ट्रायंगुलर शेप में येलोइश पार्ट है वो पूरा क्या है, डेक्कन है। ये किस शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। डेक्कन जो प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर शेप में आता है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो झारखंड वाला हिस्सा है, ये वाला कौन सा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब देखो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये लावा से बना हुआ है, मतलब यहाँ पे वॉल्केनो से लावा बाहर निकला और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये जो लावा है ये कौन सी सॉइल होती है, ये ब्लैक सॉइल होती है। और ब्लैक सॉइल जो है बहुत ही फर्टाइल होती है। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कॉटन होती है, कॉटन की क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कपास की खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। और ये कहाँ मिलती है, इस डेक्कन प्लेट्यू में मिलती हैं। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, इसी वजह से छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, जो माइंस है इन मिनरल्स की, कौन कौन से, आयरन हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखो इन प्लेट्यूज से वाटरफॉल भी गिरते हैं। देखो मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो ये प्लेट्यूज है और यहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है। अगर इंडिया में इनकी एग्जाम्पल देखो तो कौन सा है, हुंड्रू वाटरफॉल है, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू से गिरता है। कौन सी रिवर पे, सुबर्ण रेखा रिवर पे, जो झारखंड में है। मतलब ये हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ है, झारखंड में। एक और एग्जांपल है जोग वाटरफॉल, जो शारावती रिवर पे है, कहाँ पर है ये वाटरफॉल, कर्नाटका के अंदर है। तो ये बुक में दे रखे थे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए। और जो प्लेट्यूज है उनके एग्जांपल भी बुक में दे रखे थे, कौन कौन से, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू, जो कौन कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है, केन्या, तंजानिया और युगांडा में। और एक वेस्टर्न प्लेट्यू भी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और एक देखो ये तिब्बत प्लेट्यू जिसका एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू है अपने पूरे वर्ल्ड का, जिसकी हाइट कितनी है, 4 से 6 किलोमीटर जितनी हाइट है इसकी। ओके, सो ये सबसे हाईएस्ट है। अब हम बात करेंगे प्लेन्स की, जिनको हिंदी में बोलते हैं मैदान। ओके, इसकी डेफिनेशन में क्या दे रखा है, ये क्या होता है, लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं फ्लैट लैंड के, मतलब जैसे देखो यहाँ पे इनकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ओके, उनको बोलते हैं प्लेन्स। जैसे जबकि जो प्लेट्यूज होते हैं उनकी हाइट होती है, वो एक ऊंचाई पे होते हैं, और लेकिन ये भी फ्लैट होते हैं। तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया प्लेन्स और प्लेट्यूज में। अब देखो प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि जो जब रिवर जो सेडिमेंट साथ में लेकर आती है, उनकी फॉर्मेशन मतलब उनके डिपोजिशन से इनका फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पे क्या है, वो मिट्टी को यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, इससे क्या होता है, प्लेन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्लेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। क्यों, क्योंकि जो यूज्ड मिट्टी होती है उसके ऊपर एक नई मिट्टी आ जाती है, तो नई मिट्टी आने से क्या होता है, वो फर्टाइल होती है। ओके, तो इस वजह से जो प्लेन्स होते हैं वो क्या फर्टाइल होते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र है उनके द्वारा जो प्लेन्स बनाए गए वो क्या, वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू।